हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट टर्म का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आपका प्रीवियस ईयर का है। और प्रीवियस ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ताकि आप देख पाएँ। ये पेपर लाने का मकसद यही है ताकि आप देख पाएँ कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। जो नवंबर में आपका एग्जाम होने वाला है फर्स्ट टर्म का, तो समय काफ़ी कम बचा हुआ है। ओरिजिनल मॉडल पेपर जो इस साल का है वो अभी आना बाकी है, इसलिए आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 2021-22 का मॉडल पेपर। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा, इसलिए ये भी मॉडल क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियोस में इस तरह से देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन आएगा झारखंड शैक्षणिक अनुदान संस्थान परिषद रांची झारखंड के द्वारा प्रथम शाब्दिक परीक्षा। यहाँ पर सिर्फ जो है आपका 2022 से 23 कर दिया जाएगा, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा। मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 कक्षा 10 विषय विज्ञान, समय आपको 1.5 घंटा मिलेगा, पूर्णांक आपका 40 होगा, यानी कि 40 नंबर का 40 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए इसके क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन आपको बता देते हैं कि सभी प्रश्न के उत्तर जो है आपको अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा। कुल प्रश्न आपसे 40 पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि 4 ऑप्शंस दिया जाएगा। सही विकल्प का चयन करना होगा, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। यानी अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपका कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आज का पहला सवाल में कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, अवतल दर्पण, है ना। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे? अगर एग्जाम के समय में आप भूल गए तो इसको याद रखने का देखिए थोड़ा सा ट्रिक आपको हम बता देते हैं कि दाढ़ी जो हम लोग बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं। दाढ़ी जो है हम लोग बनाते हैं नाई के पास, या उसको हम लोग नाव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाव भी बोलते हैं, है ना। तो नाव भी, नाव से आपको याद रखना। देखिए यहाँ पे औ का मात्रा लग गया, यहाँ पे वो भी आ गया, तो नाव। नाव नाव नाई से नाव, नाव भी कहीं कहीं नाव भी बोला जाता है, कहीं कहीं नाई भी बोला जाता है। तो यहाँ पे वो का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर आपका देखिए अवतल में भी वो का उच्चारण हो रहा है, तो नव, है ना। तो आपको याद रखना है अवतल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर रट लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब बताना है आपको। आपके पास ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा इसी प्रकार से। और यहाँ पर जो आपको सही जवाब आपको ढूंढना है कि गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का क्या संबंध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका F बराबर R/2, ठीक है। F बराबर R/2, ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहेगी। इसका सही जवाब है आपका आवृत्ति। कौन परिवर्तित रहेगी? आवृत्ति। इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते क्या है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक है। बताइए, इसका सही जवाब बताना है आपको। आपके पास ऑप्शंस हैं, तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फोकस। कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। जब कोई अवतल दर्पण से प्रकाश जो यहाँ से टकराती है ना, टकराती है तो जब गुजरती है तो ये फोकस से होकर गुजरती है, यहीं पे फोकस बिंदु होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वो दर्पण कैसा होगा। तो वो दर्पण जो होगा आपका समतल दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। वस्तु के बराबर और आकार में सीधा प्रतिबिंब अगर बनाता है तो वो हमारा समतल दर्पण होगा। तो इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, समान आकार यानी सम, समान आकार का मतलब यानी सम, ठीक है। और वो सीधा खड़ा तब रहेगा जब आप उसको एक तल में रखोगे। एक तल में रखने से सीधा वो खड़ा रहेगा, तो हो जाएगा समतल, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 1 2 3 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, नोट कर लेंगे। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, बताना है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी आपको बताना है। देखिए, अभी इसके पहले आपने एक फॉर्मूला याद किया था, चलिए उसको रिवीजन करा देते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने फॉर्मूला याद किया था F बराबर R/2,
ठीक है, यानी यही फोकस दूरी बराबर r/2 आपको करना है। ठीक है, तो फोकस दूरी आप लोगों का निकालना था यहाँ पे, तो यहाँ पर आप भी जब f बराबर r/2 करोगे ना, तो r आपका है 50, इसको 2 से भागा दोगे तो ये आपका 25 बार में कट जाएगा और ये 25 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 डायोप्टर। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, आपको याद रखना है कि जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी जो होगा उत्तल लेंस की हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी प्लस साइन में आएगा, और अवतल लेंस का आपको नेगेटिव लेना है। ठीक है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कहाँ, आपको बताना है, निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। तो किस जगह पे प्रकाश का जो वेग होगा, जो उसका स्पीड हो जाएगा वो कम हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा कम, तो जल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या होगी, तो इसका सही जवाब आपको बताना है। 4D का मतलब आप समझ रहे हो, 4D का मतलब होता है 4 डायोप्टर, है ना। 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो फोकस दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो 1/p अगर होगा। ठीक है, तो 1/p अगर हमको निकालना है तो यहाँ पे आप 1 लिख दो, p का मान कितना हो गया 4, 4 से जब इसको आप भागा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.25। ठीक है, 0.25 ये जो है मीटर में आता है, डायोप्टर जो होता है वो मीटर को प्रेजेंट करता है, तो ये जब आपका आंसर आएगा 0.25 ये आपका मीटर आएगा। लेकिन इसको आपको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो इसको 100 से गुना कर लीजिएगा। ठीक है, 100 से जैसे ही आप इसको गुना करोगे तो ये आपका 25 आ जाएगा। ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखते क्या है, किसी उत्तल लेंस का फोकासंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो इसकी क्षमता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/f कर देते हैं ना। इसकी क्षमता कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए उत्तल लेंस के बारे में अगर बोल रहा है आपको, तो उत्तल लेंस यानी कि उसका जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से तो आपका नेगेटिव वाला पहले ही कट जाएगा। ठीक है, आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस का जो फोकांसंतर जो है वो 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता आपको ज्ञात करनी है। तो क्षमता निकालेंगे कैसे हम लोग, तो देखो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है ना, तो 50 सेंटीमीटर को जो आप मीटर में चेंज कर लो, मीटर में चेंज करोगे 100 से भाग दे देना, 100 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर। क्या हो जाएगा 0.5 मीटर हो गया। तो 0.5 मीटर अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है चेंज करना है 1/f में, है ना। तो 1/f में जैसे ही इसको आप चेंज करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 डायोप्टर। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते क्या है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा किसमें, ये तो हमने आपको बता दिया, नहीं कम होगा किसमें ये बताया है ना। तो चलिए आप देखते हैं प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होगा, तो यह निर्वात में सर्वाधिक होता है, इसको आप लोग नोट कर लो। नेक्स्ट है, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है, यानी कि कौन सी जो अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी होगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका श्वसन। क्या हो जाएगा, श्वसन आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, याद कर लेना है। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, तो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है, नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है। ठीक है, जंग लगना किस प्रकार की एक अभिक्रिया है, तो जंग लगने से क्या होता है बताओ, जंग लगते हैं जब उसमें क्या होता है, कार्बन उसमें जटिल हो जाता है ना, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, उसमें संयोजन होता है। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, यानी कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है। उपचयन का मतलब क्या, ऑक्सीजन के साथ वो जुड़ जा रहा है, तो कौन सा पदार्थ जुड़ रहा है, तो कार्बन को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे CO ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित है। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है इसका कुल डाटा जो है इधर जितना है उधर भी उतना ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन आपका 2 है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा CO3, यानी कि इसका CO जो है 3 है, तो यहाँ पर भी कहीं पर आपको जो है CO आपका 3 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को बनाया जाता है। तो यहाँ पर अगर कुल मिलाकर देखेंगे तो ये वाला समीकरण जो है बिल्कुल सही है, बाकी सब जो है संतुलित नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, तो ये तो पहले नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एल्युमिनियम 4 दिखा रहा है, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 दिखा दे रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे कॉपर 2 है, यहाँ पे कॉपर 1 है, ये भी नहीं होगा। तो हर हालत में ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल देखिए क्या है, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है आपको बताना है। तो दिए गए चित्र में जो अभिक्रिया हो रही है
वो हो रहा है आपका विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो रही है? विस्थापन। क्योंकि ये जो आप देखिए पीबी जो है ये कॉपर को क्या कर दे रहा है? अलग कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, यानी कि अलग थलग कर देना, यही होता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या है? दिए गए पदार्थ में कौन गंधिकीय सूचक का व्यवहार करता है, यानी कि गंध वाला व्यवहार करता है, तो वो हो जाएगा हमारा प्याज। नेक्स्ट है हमारा हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का उपयोग करते हैं? जब हमारे हाथ पैर टूट जाते हैं तो वो जो वाइट वाइट सा हमारे ऊपर लगाया जाता है वो कौन सा पदार्थ होता है आपको बताना होगा, तो वो होता है हमारा कैल्शियम, है ना, ये वाला होता है। ठीक है, अब होगा यहाँ पे नेक्स्ट सवाल देखिए, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का सूत्र ये वाला एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaOCl2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस चित्र में आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो इस चित्र में जो अभिक्रिया हो रही है वो हो रही है द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर करके इसको द्विविस्थापन किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 24 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तनुकरण प्रक्रिया में होती है, क्या होता है तनुकरण प्रक्रिया में आपको बताना है। तो तनुकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें होता है ना, हाइड्रोजन प्लस आयन OH ऋण आयन होता है। ठीक है, चलिए इसको याद कर लेना है आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय वियोजन का एक उदाहरण है? इस तरह के सवाल आप लोगों के एग्जाम में आया है, तो इसका जो प्रकाशीय वियोजन का जो उदाहरण है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 27। ठीक है, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा जो है अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो वो आंसर हो जाएगा सही उत्पाद से। ठीक है, पाचन क्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? 28। पाचन क्रिया में वसा का जो इमल्सीकरण है वो कौन करेगा? चलिए, वसा का जो इमल्सीकरण करता है वो अधिकतर एंजाइम करता है, और यहाँ पर जो एंजाइम है आपका वो एक पेप्सिन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? तो कौन सा जीव है जिसमें स्वपोषी पोषण होता है? तो देखिए यहाँ पे जीव की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो है ये तीनों नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर जो आपका हो जाएगा आम। ठीक है, नेक्स्ट है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, जिसका हो जाएगा 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट है श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो क्लोरोफिल को, किसको कहते हैं? क्लोरोफिल को कहते हैं। वर्णक किस में पाया जाता है? पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो उत्सर्जन तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई है वो है हमारा विरकाणु। क्या है? विरकाणु। अगला सवाल है हमारा, विर्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम लोग डायलिसिस कहते हैं, यानी अपोहन कहते हैं। जनन की मूल घटना क्या है? तो जनन की मूल घटना जो है आपका क्या है? युग्मनज का बनना। किसका बनना? युग्मनज का बनना। नेक्स्ट हमारा दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? दिए गए चित्र जो है वो बहुखंडन विधि को दर्शा रहा है। फिगर आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, सेम फिगर रिपीट हो सकता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है? तो नर युग्मक मादा संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो ये हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और अगर महिला का पूछे तो प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, सौर स्थिरांक का मान क्या होता है आपको बताना है। तो सौर स्थिरांक का मान होता है 1.4 किलोमीटर, है ना, किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो जैव गैस का जो मुख्य घटक है वो है हमारा मीथेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ठीक है, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 20 डिग्री सेल्सियस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियोस को लाने का मकसद ये था कि आप देख लें कि आपके एग्ज़ाम में फर्स्ट टर्म में किस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है। तो टोटल आपको मॉडल सेट आपको देख कर जाना है। प्रीवियस ईयर भी मॉडल सेट आपको देखना है, आने वाला मॉडल सेट भी देखेंगे। सभी को देख कर रखिए ताकि आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो पाए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक मॉडल सेट के साथ। तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी का बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे।